हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हम यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश में बचा हुआ भाग हमारा क्या है, संयुक्त परिवार के विघटन। ठीक है, विघटन मतलब होता है बंटवारा, और बंटवारे के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो क्लास को पूरे ध्यानपूर्वक आपको देखना है। जैसा कि हमने कहा कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें पहला पॉइंट क्या होता है संयुक्त परिवार के विघटन का। विघटन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हमने अभी बताया कि क्या होता है, बंटवारा। ठीक है, विघटन का अर्थ क्या होता है, बंटवारा। तो जैसा कि पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण। अब देखिए औद्योगिकरण क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कहीं उद्योग धंधों की क्या हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, तो अगर कहीं उद्योग धंधों की शुरुआत हुई, उद्योग धंधे, ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं उद्योग धंधों की शुरुआत हुई और आप गांव के ग्रामीण इलाके में निवास करते हैं। अब आपके पास आमदनी का क्या है, आपके पास आमदनी का कुछ जरिया नहीं है, और आप क्या करेंगे कि आप अपने गांव से, ठीक है, आप अपने गांव से अपने संयुक्त परिवार को क्या छोड़कर, आप अपने संयुक्त परिवार को छोड़ करके और कहाँ जाएंगे, शहर में जाएंगे। क्योंकि उद्योग धंधे की शुरुआत जो होती है वो कहाँ होती है, शहर में होती है। तो आप कहाँ जाएंगे, शहर जाएंगे। तो पहला हमारा पॉइंट ये है औद्योगिकरण का मतलब कि उद्योग धंधे, जब आप ग्रामीण इलाके में निवास करते हैं तो वहाँ पे गांव में ज़्यादा सारी जो है सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, मौजूद नहीं होती हैं। लोग अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, ठीक है, और रुपए पैसे कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, रोजगार को खोजते हुए कहाँ जाते हैं, शहर में जाते हैं। ठीक है, अब शहर में जब चले जाते हैं तो इनका संयुक्त परिवार से क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये अलग जब होते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे इनको बहुत सारे रोजगार मिल जाते हैं। ठीक है, एक दो रोजगार मिल जाते हैं, वहाँ पे ये अपने नौकरी करते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमारा क्या है, औद्योगिकरण। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा, दूसरा आता है, पहला तो हमने यहाँ पे देखा कि औद्योगिकरण क्या होता है कि गांव से दूर शहर में उद्योग धंधों की शुरुआत होती है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है, परिवार का, संयुक्त परिवार में क्या होता है, विघटन हो जाता है, मतलब बंटवारा हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर बेरोजगार है और वो रोजगार की तलाश में कहाँ जाता है, शहर जाता है। अगर शादीशुदा है, ठीक है, तो अपने परिवार के साथ चला जाता है। तो वो पहला क्या हो गया, वो हो गया आपका संयुक्त परिवार का विघटन का कारण। अब देखिए दूसरा क्या होता है, शहरीकरण। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, शहरीकरण। अब इसमें क्या होता है शहरीकरण में, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि हमारे गांव में क्या है, सुख सुविधाएं नहीं है। ठीक है, हमारे गांव में सुख सुविधाएं नहीं है, मच्छर मक्खी जो है, बहुत तरह की गंदगी है। ठीक है, और वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये छोटा कोई गांव है, अब इसके समीप क्या है, कोई शहर है। ठीक है, ये छोटा गांव है, इसके समीप कोई शहर है। तो अगर जो व्यक्ति रहेगा वो बोलेगा कि हमारे गांव में, ठीक है, ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं, या फिर वो ये भी कह सकता है कि हमारा जो, ठीक है, गांव है उसका विकास क्या हो रहा है, गांव के लोग क्या है, शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपनी ज़रूरतों को जब पूरी करने के लिए गांव के लोग कहाँ जाएंगे, शहर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ गांव जो है
गाँव का विकास होता है तो वो क्या होता है, शहर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार गांव के लोग कोई भी सामान लेने के लिए, वस्तु लेने के लिए क्या कहाँ जाते हैं, शहर जाते हैं। और शहर के लोग क्या करते हैं, कोई भी अपना वस्तु जो है बेचने के लिए कहाँ आते हैं, गांव में आते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से ये होता है कि गांवों का क्या होता है, शहरीकरण होने लगता है। और शहरीकरण जब होने लगता है तो गांव के लोग शहर के लोगों को देख करके क्या होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। और जब प्रभावित होते हैं तो वो अपने गांव को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, शहर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी क्या है, पहला तो आपने देखा कि लोग उद्योग धंधों के कारण जो है संयुक्त परिवार से क्या होता है, उनका अलग हो जाता है। और दूसरा क्या है हमारा शहरीकरण। ठीक है, जब गांव के लोग शहर से प्रभावित होते हैं और देखते हैं कि हमारी दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो कहाँ पूरी हो रही हैं, शहर में पूरी हो रही हैं। और गांव में सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, जिस प्रकार से बिजली है, पानी है, सारी व्यवस्थाएं जो है वो नहीं मिल पाती हैं। तो लोग क्या करते हैं, संयुक्त परिवार से, ठीक है, अलग होकर के, और वो कहाँ चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा हमारा पॉइंट क्या है। तीसरा है हमारा पॉइंट व्यक्तिवाद। तीसरा हमारा पॉइंट है व्यक्तिवाद। अब इसमें क्या होता है, तीसरा जो है हमने यहाँ पे लिखा व्यक्तिवाद। इसमें क्या होता है, व्यक्तिवाद की भावना, ठीक है, व्यक्तिवाद की भावना कैसी होती है। जैसे मान लीजिए संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक है। तो कोई उसमें से एक सदस्य, कोई एक व्यक्ति, ठीक है, कोई एक व्यक्ति ऐसा होता होगा, कोई एक व्यक्ति व्यक्तिवाद की भावना के कारण भी क्या है, संयुक्त परिवार में क्या है, विघटन के कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है और कोई एक व्यक्ति है, जब वह व्यक्ति, ठीक है, क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं इसे कि क्या है, ये एक प्रकार से क्या होता है, जिद्दी, ठीक है, यह एक प्रकार से जिद्दी होता है, जो अपनी व्यक्ति विशेष की भावना को, ठीक है, क्या करता है, सर्वोपरि मानता है। मतलब वो अपने को क्या करता है, सबसे ऊपर मानता है। मतलब जो बात उसने कह दिया, ठीक है, जो बात उसने क्या हुआ, कह दिया, तो वो क्या करता है, एक तरफ से के कैसे व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्तिवाद होते हैं, ठीक है, जिद्दी होते हैं। ये अगर अपनी बातों को मनवाना रहता है तो ये कहते हैं कि नहीं, हम जो बात कह रहे हैं हमारी ही बातों को सर्वोपरि माना जाए। मतलब कहने का यहाँ तात्पर्य यही निकलता है कि ये अपने आप को क्या होता है, सबसे ऊपर मानते हैं। तो व्यक्तिवाद के कारण भी क्या होता है, सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये अपने स्वभाव को, व्यक्तिवाद का क्या होता है, इनके स्वभाव को व्यक्तिवाद का दर्जा दिया जाता है। ये अपनी व्यक्ति या विशेष की भावना, ठीक है, को परिवार के माध्यम से क्या करते हैं, परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि अगर हमारे द्वारा कहे गए बातों को अगर आप ना मानिए तो हम क्या करेंगे, हम शहर चले जाएंगे। और ये जब शहर चले जाते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर वैवाहिक जीवन है इनका और ये अगर शहर चले जाते हैं, अगर ये शहर चले जाते हैं तो ये वहाँ जा कर के अपनी मर्जी से क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है। अगर विवाहित नहीं है तो ये क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जा कर के वहाँ शादी करते हैं। शादी करने के बाद बाल बच्चे जो भी होते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये वहीं पे क्या होता है, अपना निवास उनका क्या हो जाता है, शहर ही हो जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से संयुक्त परिवार के विघटन का क्या है, कारण है। अब देखिए तीसरा आपने देखा व्यक्तिवाद की भावना से संयुक्त परिवार में विघटन के कारण। चलिए अब चौथा अपना पॉइंट देखते हैं हम। जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं सबसे परीक्षा में संबंधित प्रश्न बनेंगे, और इसके बाद जब ये क्लास हमारी समाप्त होगी तो इसके बाद हम
कुछ प्रश्न PDF के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है हमारा, स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार के कारण संयुक्त परिवार का विघटन कैसे होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गांव में क्या होता है, गांव में पहले क्या होता था, गांव में लोग या तो निम्न शिक्षित स्त्रियां क्या होती थी, या तो निम्न शिक्षित होती थी। पहले क्या होता था, ग्रामीण इलाकों में स्त्रियां क्या होती थी कि पहले या तो निम्न शिक्षित होती थी या फिर कह सकते हैं आप क्या हो सकती थी, अशिक्षित होती थी। तो जैसे कि परिवर्तन होते जा रहा है तो ये स्त्रियां क्या कहती हैं, स्त्रियां कहती हैं कि यहाँ पे हमारे गांव में ठीक है सुख सुविधाएं नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, वो जो भविष्य हमारे बच्चों का अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस कारण वो अपने पति के साथ क्या करती हैं, इस कारण वो अपने पति के साथ शहर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ अपने अनुसार ठीक है अपने अनुसार बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों की शिक्षा दिलाते हैं और वो एक तरह से क्या होते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये क्या होता है, यहाँ पे ये परिवार से इनका विघटन हो जाता है। तो ये रहा शिक्षा, स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि स्त्रियां शिक्षा के प्रसार के लिए कहाँ जाती हैं, अपने बच्चों को लेकर के शहर चली जाती हैं और वहाँ पे उनके उज्जवल भविष्य के लिए ठीक है अच्छी शिक्षा की खोज में लग जाते हैं। अब पांचवा क्या है, पांचवा हमारा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। अब इस कारण से ठीक है जनसंख्या वृद्धि के कारण से संयुक्त परिवार के विघटन के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जैसे मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अगर आप देखते हैं तो जैसे मान लीजिए एक गांव में क्या है, संयुक्त परिवार है, ठीक है संयुक्त परिवार है, वहां परिवार के सदस्यों की संख्या, वहां पे परिवार के सदस्यों की संख्या क्या है, अधिक है। बहुत ग्रामीण इलाकों में आपने देखा होगा कि वहां पे परिवार के सदस्यों की संख्या 20, 25, 30 ऐसे होती है। तो वहां मान लीजिए वहां क्या होता है कि वहां पे परिवार का मुखिया जो होता है, परिवार का मुखिया जो होते हैं वहाँ क्या होता है, गांव में संयुक्त परिवार में क्या होता है, प्रधानता होती है। संयुक्त परिवार में क्या होती है, मुखिया की प्रधानता होती है। जिस प्रकार से ठीक है गांव के ग्रामीण इलाके में संयुक्त परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं, अगर जिस प्रकार से वो अपने परिवार को चलाना चाहते हैं, उनकी जो भी बात वो कहते हैं घर परिवार के सारे सदस्य के लोग मानते हैं। और उसमें क्या होता है, जब परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है तो वहाँ पे कुछ परिवार ऐसे होते हैं जैसे वहाँ पे खाने की व्यवस्था, ठीक है रहने की व्यवस्था, ये सब की भावना भी क्या होती है वहाँ पे संयुक्त परिवार के विघटन के कारण होते हैं। अब मान लीजिए कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, वहाँ पे जमीन क्या है, कम है, ठीक है लोग एक ही परिवार एक ही घर के अंदर सब लोग रह रहे हैं। तो कुछ व्यक्ति उसमें ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं हमें जो है क्या हो, हमारे लिए थोड़ी अधिक ज़मीन हो और हम जो है अपने बच्चों को अच्छे से रखें, परिवार को अपने अच्छे से रखें। और आमदनी का यहाँ पे क्या होता है, आमदनी पूरे परिवार में अगर आप आमदनी आपका कम है तो पूरे परिवार में आप क्या होते हैं वहाँ पे ढल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के कारण भी संयुक्त परिवार के विघटन का कारण होता है। अब तीसरा क्या, छठवां क्या है हमारा, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा जनसंख्या वृद्धि के आधार पे संयुक्त परिवार के विघटन का कारण। अब छठवां पॉइंट है हमारा
शिक्षा और संस्कृति। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति। अब इसके आधार पे संयुक्त परिवार के विघटन के कारण कैसे होते हैं? पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के आधार पे, यानी कि जो बाहर की, ठीक है, यानी इसको आप कह सकते हैं, यानी जो बाहर की पश्चिमी शिक्षा संस्कृति है उसकी वजह से भी काफ़ी परिवार क्या होते हैं, विघटन हो जाते हैं। पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति से क्या होता है, परिवार के विघटन का कारण होता है। अब ये होता कैसे है? जैसे उसकी वजह से क्या होता है, परिवार के यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग जो है वहाँ जाकर के शहरों में जाकर के देखते हैं कि नहीं, शहर में शिक्षा ये है, ऐसी संस्कृति है, ठीक है, पहनावा क्या है, ऐसा है वैसा है। तो यहाँ के लोग क्या होते हैं, गांव के लोग पहनावे पे क्या है, पहनावे पे ध्यान नहीं देते हैं उतना, जो भी है पुराना कुछ भी है जो पहन लेते हैं। और शहर के लोग क्या करते हैं, शहर के लोग हमेशा क्या होता है, वहाँ पे अपने आप को हमेशा परिवर्तन दिखाने का कोशिश करते हैं, हमेशा अपने अंदर जो है समय के अनुसार परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो ये संयुक्त परिवार के क्या है, ये संयुक्त परिवार के विघटन के कारण हैं। और जैसा कि हमने बताया, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण कितने होते हैं? पहला आपका प्रश्न बनेगा कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए कि इसमें क्या होता है। जैसा कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण हमने यहाँ पे बताया कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब पहला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, एक ग्रामीण परिवेश, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश, ठीक है। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे विशिष्टता मतलब क्या होता है, इसको आप अलग ना समझिए, इसको आप क्या समझिए, विशेषता, ठीक है। इसको आप विशेषता भी कह सकते हैं, विशिष्टता को क्या आता है, विशेषता भी कह सकते हैं। पहला हमारा विकल्प क्या है? पहला है सरल एवं सामान्य जीवन, सरल एवं सामान्य जीवन, ठीक है। दूसरा क्या है? पहला हो गया हमारा सरल एवं सामान्य जीवन। दूसरा क्या है? सामाजिक गतिशीलता का अभाव, ठीक है। पहला हो गया सरल जीवन एवं सामान्य जीवन, और दूसरा क्या है? सामाजिक गतिशीलता का अभाव। तीसरा क्या है? एकल परिवार की परंपरा, एकल परिवार की परंपरा। और चौथा क्या है हमारा विकल्प? श्रम, ठीक है। चौथा हमारा विकल्प है श्रम के विशेषीकरण का महत्व, श्रम के विशेषीकरण का महत्व। अब देखिए, जैसा कि आपके सामने प्रश्न है, ये सारे भाग जो है हमने संयुक्त परिवार के विघटन के कारण और इससे पहले जो हमारी क्लास चली हुई थी, सब
उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश, ठीक है, ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? अब पहला आपका विकल्प है सरल एवं सामान्य जीवन, दूसरा आपका विकल्प है सामाजिक गतिशीलता का अभाव, तीसरा क्या है एकल परिवार की परंपरा, चौथा क्या है श्रम के विशेषीकरण का महत्व। अब देखिए गांव में क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, सरल एवं सामान्य जीवन होता है, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये तो इसका जवाब नहीं हो सकता है। अब बी क्या है, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, तो क्या है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा है हमारा एकल परिवार की परंपरा, ठीक है। तो ग्रामीण परिवेश में क्या होता है, ग्रामीण परिवेश में ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। श्रम के विशेषीकरण का क्या होता है, महत्व दिया जाता है। वहां पे लोग क्या होते हैं, कृषि कार्य से जुड़े होते हैं और कृषि कार्य के लिए वो अपने खेतों में क्या करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और सरल एवं सामान्य जीवन भी करते हैं, सामान्य जीवन भी जीते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न यहाँ पे देखा को नहीं दर्शाता है, ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, कि नहीं दर्शाता है। तो सरल एवं सामान्य जीवन ये भी सही है, दर्शाता है। ग्रामीण परिवेश क्या है, सरल एवं सामान्य जीवन को दर्शाता है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी होता है। एकल परिवार की परंपरा क्या है इसका सही जवाब, एकल परिवार की परंपरा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, तो जितने सारे यहां से प्रश्न कराए जाएंगे, कुछ प्रश्न हम कराते हैं और कुछ प्रश्न आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है ग्रामीण विकास की दिशा में, ठीक है, ग्रामीण विकास की दिशा में, विकास की दिशा में, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और अपना जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिए। ये ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। पहला है जजमानी व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था समाप्ति। पहला हमारा क्या है, जजमानी व्यवस्था समाप्ति। जातियों के परंपरागत संबंध, जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर। सी क्या है, पहला हमारा जजमानी व्यवस्था समाप्ति के कगार पे, ठीक है, और बी है हमारा जातियों के परंपरागत संबंध क्या हो, कमजोर हुए हैं। सी है संयुक्त परिवार का विघटन, संयुक्त परिवार का विघटन, संयुक्त परिवार का विघटन। और डी है हमारा उपरोक्त सभी। अब देखिए यहां पे ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जजमानी व्यवस्था क्या होती है, जजमानी और महाजनी, ठीक है। तो जजमानी क्या होता है, जजमानी होता है जैसे संरक्षक परिवार जो होते हैं वो निम्न परिवार के लोग क्या करते हैं, वहाँ उनके यहाँ जा करके उनके खेतों में क्या होता है, मजदूरी करते हैं, ठीक है, और अपने
जजमानी क्या है? जजमानी और महाजनी, ये दोनों क्या है? ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसकी पहचान करने में। जजमानी क्या होता है? जजमानी होता है जहां पे, ठीक है, जजमान होते हैं, अमीर व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनके यहाँ गरीब परिवार के लोग क्या करते हैं, जा करके और उनके खेतों में या फिर उनके पशुओं को क्या होता है, देख रेख करते हैं और उनके द्वारा दिए गए अनाज धन को ला करके अपने परिवार का क्या होता है, पालन पोषण करते हैं। और महाजनी क्या होता है? महाजनी होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये भी क्या होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, तो ये किसानों, जैसे किसानों के पास खेत है, रुपए पैसे नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये महाजन के पास जाते हैं। और ये क्या करते थे पहले, कि पहले उतना ये शिक्षित नहीं होते थे और ये महाजन के पास जाते थे और ये कहते थे कि हमें खेती करने के लिए इतने रुपए की आवश्यकता है, ठीक है। तो महाजन क्या करते थे कि वो 2% 3% जितने ब्याज पे ये किसानों को रुपए देते थे और उनसे, ठीक है, पहले तो इतना पता ही है कि पहले के लोग उतना शिक्षित नहीं होते थे, तो कुछ लोग जो अशिक्षित होते थे उनसे ये अंगूठे का क्या करते थे, निशान लगवा लेते थे और ब्याज के रूप में, ठीक है, ब्याज के रूप में ये उनसे अधिक रकम वसूली करते थे। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये महाजन क्या करते थे, ये लोग धोखाधड़ी करते थे। और अब क्या होता है, अब लोगों को अगर, ठीक है, अब ग्रामीण लोगों को अगर कुछ भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो वो कहाँ जाते हैं? कहीं कहीं है महाजनी व्यवस्था, कहीं कहीं है, लेकिन अब पूरी तरह से क्या है, ये समाप्ति के कगार पे है। और अब के लोग क्या करते हैं, ये जाते हैं केसीसी, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। ये क्या होता है? ये होता है बैंक के द्वारा किसानों को, क्या होता है, बैंक के द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, वो खेती करते हैं। बैंक से ऋण लेते हैं और ऋण इन्हें कैसे मिलता है, ये इनके खेतों को देख करके, ठीक है, बैंक इन्हें ऋण देता है, ये अपने खेती को करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रश्न देखिए कि ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? तो परिवर्तन क्या हुआ है? जजमानी व्यवस्था क्या है, समाप्त हो गई है, ये भी सही है। जातियों के परंपरागत संबंध क्या है, कमजोर हो गए हैं, हो गए हैं। अब इसमें देखिए, जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर हो गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई ग्वाला है तो वो दूध केवल बेचेगा, वो और भी कोई काम कर सकता है। और अगर लोहार है तो क्या करेगा, केवल लोहार का ही काम करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से क्या हो गया, ये भी सही है। यहाँ से संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। तो संयुक्त परिवार के विघटन के कारण हमने देखे कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण औद्योगिकरण, शहरीकरण, व्यक्तिवाद, बहुत सारे, ठीक है, स्त्री शिक्षा के कारण भी क्या है, परिवार का विघटन होता है। तो ये भी सही है। तो एक प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ उपरोक्त सभी क्या है, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में सभी परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न रहा। अब चलते हैं, हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो महाजनी और जजमानी दोनों में अंतर है। तीसरा हमारा प्रश्न है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने कि महाजनीय प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। पहला क्या है आपका, पहला है शतपथ ब्राह्मण, या फिर इसे रहने देते हैं। बी क्या है आपका, रामायण। सी क्या है, उपनिषद। और डी क्या है, मिताक्षरा। अब देखिए यहां पे जैसा कि आपके सामने महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है। तो पहला है आपके सामने शतपथ, दूसरा है रामायण, तीसरा उपनिषद और चौथा क्या है, मिताक्षरा। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा हुआ था कि शतपथ, ठीक है, ये शतपथ है क्या, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ये है क्या, इसके बारे में हमने देखा हुआ था कि शतपथ ब्राह्मण क्या है, सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो इस किसमें मिलता है, शतपथ महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। अब इसको लिखने वाले कौन थे, ठीक है भाई, ग्रंथ है तो इसके लेखक भी होंगे। तो इसके लेखक थे, कौन थे, श्री याज्ञवल्क्य। इसके लेखक कौन थे, श्री याज्ञवल्क्य, ठीक है, ये ऋषि थे। और इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की। अब देखिए जैसा कि यहां पे शतपथ ये है, तो इसका उपनिषद, ठीक है, इसका अगर उपनिषद पूछता है आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में, तो इसका उपनिषद क्या है। पहला तो आपने देखा यहाँ पे कि शतपथ ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, श्री याज्ञवल्क्य क्या है, ये ऋषि मुनि होते थे। और जहाँ ऋषि मुनि होते क्या थे, जहाँ पे इन्हें, ठीक है, वेदों का अधिक ज्ञान होता था, उन्हें क्या कहते थे, ऋषि मुनि कहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की क्या की, रचना की। अब यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी ने, ठीक है, उपनिषद क्या था इसका, बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक, ये क्या है, यह उपनिषद है। तो यहां पे सही आपका जवाब क्या है, शतपथ। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो शतपथ में मिलता है। और अगर ये प्रश्न आपसे कहता है कि उपनिषद क्या है, तो बृहदारण्यक। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, तो श्री याज्ञवल्क्य जी के द्वारा की गई, जो एक ऋषि मुनि हुआ करते थे। और ऋषि मुनि पहले, ठीक है, अब के लोग क्या है, अब के लोगों के पास लोग शिक्षित हैं, तो अब के लोगों को पास क्या है, दिखाने के लिए डिग्रियां हैं। कोई पीएचडी करता है, कोई बीएससी करता है, कोई एमएससी करता है, ठीक है, कोई बीए, एमए, एमकॉम, बीकॉम सब लोग करते हैं। और पहले के लोग, पहले के ऋषि मुनि के पास क्या होता है, वेदों का ज्ञान होता था, उसके आधार पे उन्हें क्या कहते थे, ऋषि करते थे। तो उनके पास क्या होता था, एक वेद, दो वेद, तीन वेद, चार वेद, ऐसे ज्ञान होते थे। अब देखिए चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन, निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान, निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार, स्थान पर संयुक्त परिवार क्या है, निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान पर
स्थान पर संयुक्त स्थान के आधार पर, ठीक है, स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार का कारण, ठीक है, संयुक्त परिवार का एक प्रकार है। अब एक प्रकार क्या है? अब आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है हमारा मिताक्षरा संयुक्त परिवार, मिताक्षरा संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। दूसरा क्या है? दाय भाग संयुक्त परिवार, ठीक है, पहला मिताक्षरा संयुक्त परिवार, दूसरा दाय भाग संयुक्त परिवार, तीसरा है पितृवंशीय, ठीक है, पितृवंशीय सत्ता, पितृवंशीय सत्ता। और चौथा क्या है हमारा? एकल परिवार। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार का एक प्रकार है। तो जैसा कि आपने देखा था, पिछली क्लास हमारी जो चली हुई थी उसमें हमने बताया हुआ था कि मिताक्षरा क्या है, ठीक है, मिताक्षरा क्या है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से कह सकते हैं आप, ये एक प्रकार से पूरे भारत में लागू है। और दाय भाग क्या है? ये केवल असम और बंगाल, ठीक है, यह केवल असम और बंगाल में है। और पितृवंशीय सत्ता का क्या है कि जहां पे 2 भाग हमने देखे थे वंश और सत्ता के अनुसार, ठीक है, कौन कौन सा था? पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। मतलब पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक क्या है कि पितृ सत्तात्मक जहां पे पिता के द्वारा, ठीक है, पिता के द्वारा घर परिवार को चलाया जाता है, ठीक है, जहां केवल पिता के ही बातों को क्या है माना जाए, वहां क्या होता है? पितृ सत्तात्मक होता है। और मातृ सत्तात्मक क्या होता है? मातृ सत्तात्मक होता है जहां केवल माता का, ठीक है, शासन चले। तो वहां क्या होता है? वंश और सत्ता के आधार पे पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। अब देखिए यहां पे कि निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार का एक प्रकार है। तो एक प्रकार क्या है? मिताक्षरा क्या है? तो मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा एक प्रकार से, इसके लेखक कौन है? मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर जी। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर जी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, एक पुस्तक, उसका नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था टीका मिताक्षरा, ठीक है। अब दूसरा आपके सामने आता है भाग, दाय भाग। तो दाय भाग ये क्या है? यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं, यह एक क्या है? यह एक ग्रंथ है जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? जिमूत वाहन, ठीक है, जिमूत वाहन किसके द्वारा की गई? दाय भाग की रचना जिमूत वाहन जी के द्वारा की गई। तो यहाँ पे मिताक्षरा में क्या होता था? मिताक्षरा में होता था कि पुत्र क्या करता था? पुत्र अपने पिता के रहते हुए भी क्या करता था? पुत्र वहां पे अपने संपत्ति की मांग कर सकता है।
पिता के जीवित रहते ही ये पुत्र क्या है, अपने संपत्ति की मांग कर सकता है। तो ये कहाँ होता है, ये होता है आपके पूरे भारत में। और दाएं भाग ये क्या है, ये होता है असम और बंगाल में। तो ये क्या होता है, यहाँ पे भी पुत्र, और जैसे कि मिताक्षरा में केवल पुत्र ही संपत्ति पे, पिता के संपत्ति पे किसका अधिकार होता है, पुत्र का होता है, और यह पूरे भारत में लागू होता है। और दाएं भाग में क्या होता है कि यह इसमें पिता के संपत्ति पे पुत्र और पुत्री, ठीक है, पुत्र और पुत्री का क्या होता है, बराबर अधिकार होता है। और ये कहाँ होता है, ये होता है आपका असम में और बंगाल में। तो वहां पे दाएं भाग के अंदर क्या है कि असम और बंगाल में पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र और पुत्री को प्राप्त होता है बराबर बराबर, मगर क्या होता है, पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है। तो मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर जी, जिन्होंने पुस्तक लिखी टीका मिताक्षरा, उसमें मिताक्षरा संयुक्त परिवार के बारे में पूरा वर्णन है। और दाएं भाग संयुक्त परिवार क्या है, उसमें उसके लेखक कौन है, जीमूत वाहन जी, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसमें इसके बारे में वर्णन है। और पितृवंशीय सत्ता क्या है, यहाँ पे पिता का शासन चलता हो। और एकल परिवार क्या है, एकल परिवार ऐसे परिवार के लोग जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या होते हैं, परिवार से, संयुक्त परिवार से विघटन हो जाते हैं। ठीक है, बंटवारा कर लेते हैं। तो ऐसे लोग क्या होगा, इसका सही जवाब आपका क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका पितृवंशीय परिवार। ठीक है, इसका सही आपका जवाब होगा पितृवंशीय परिवार। तो संयुक्त परिवार का एक प्रकार क्या है, इसमें प्रकार है पितृवंशीय परिवार। तो ये रहे आपके संयुक्त परिवार के विघटन के कारण और कुछ प्रश्न जो कि आपको कराए गए। ठीक है दोस्तों, तो अगर इससे संबंधित और भी जो प्रश्न है आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ वॉच कीजिए, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से या वीडियो के कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।